हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल द S3 रॉयल फैमिली में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कुछ दिन पहले संविधान सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग पूरे संविधान को अपनी भाषा में समझने वाले थे, जिसमें से हमने लगभग 5 क्लासेस अपलोड कर दी थी। कुछ कारणवश जो है उस सीरीज़ को हमें स्टॉप करना पड़ा था। तो अब से हम जो है उसको उस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और सारे अनुच्छेद और भाग को कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। मैं और गरिमा मैम दोनों लोग आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो भाग 8 आज की क्लास का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं संघ शासित प्रदेश। और ये स्टार्ट होता है अनुच्छेद 239 से, भारत के संघ शासित प्रदेशों के गठन से संबंधित। और अभी हाल फिलहाल में जो भारत के जो केंद्र शासित या फिर संघ शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं, जिस पर डायरेक्टली कोई भी राज्य सरकार या फिर जिसमें विधानसभा नहीं होती है, और इस पर केंद्र सरकार का जो है अधिकार होता है। और राष्ट्रपति यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करते हैं। और फिलहाल में जो है 2 ऐसे केंद्र शासित हैं जहाँ पर अभी विधानसभा मौजूद है। पहला है नई मतलब दिल्ली, और दूसरा जो है वो है पुदुचेरी। तो आप लोग जान गए होंगे कि दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे 2 मात्र केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, और बाकी की 6 जो हैं वहां पर नहीं है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 240, राष्ट्रपति को संघ शासित प्रदेशों में कानून बनाने का अधिकार। तो ये किसको है? राष्ट्रपति को है। अर्थात संघ शासित प्रदेशों के शासन प्रशासन को चलाने के लिए राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करेगा, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और बात करते हैं अनुच्छेद 241 की। अनुच्छेद 241 कहता है संघ शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रबंध किया गया है। और नोट करने वाला पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 242 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं जितने भी अनुच्छेद निरस्त कर दिए गए हैं, जितने भी अनुच्छेद बताएं, उनको आप इम्पोर्टेंट डाल के लिख लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है 242 अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है अब हमारा भाग 9। हमारा भाग 8 कंप्लीट हो गया। अगला है भाग 9, जो कि अनुच्छेद 243 ए से लेके अनुच्छेद 243 ओ तक है। और भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विवरण दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो अनुच्छेद भाग 9 जो है वो हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत मूल संविधान में जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन दिया गया है। तो इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था, जो कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा इसमें दी गई है। अनुच्छेद 243 ए कहता है ग्राम सभा का गठन, और अनुच्छेद 243 बी कहती है पंचायत को गठन करने की शर्तें, और अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना। और वहीं नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 डी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो किसके तहत है? 243 डी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 243 डी के तहत। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 243 ई, जिसमें बताया गया है
पंचायत के सदस्यों की कार्य अवधि। तो पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनकी कार्य अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। और वहीं अनुच्छेद 243 F कहता है पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता का वर्णन। इसमें अयोग्यता का वर्णन किया गया है कि क्या क्या अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 G, पंचायत की शक्तियाँ। पंचायत के पास क्या क्या शक्तियाँ होंगी, क्या क्या निर्णय ले सकते हैं, अपने पंचायती राज क्षेत्र में क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 243 G के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 243 H, जिसमें बोला गया है पंचायत की कर अधिरोपण की शक्तियाँ। तो इसमें जो कर जो है यानी टैक्स वगैरह जो है कहाँ से वसूल सकते हैं, इस तरह की जो शक्तियाँ हैं पंचायत के लिए, वो अनुच्छेद 243 H के तहत निहित हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 243 I में दिया गया है पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पंचायत के लिए भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो कि पंचायतों को वित्त सहायता प्रदान करने की उनकी एक जिम्मेदारी होती है। अनुच्छेद 243 J, पंचायत लेखों का संरक्षण या जांच का प्रावधान। तो पंचायत के जो लेख हैं, इनका जो कार्य है, उसमें कोई भी भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, इस तरह की जो है जांच का प्रावधान होता है। फ़िलहाल तो आप लोग जानते ही हैं कितनी जांच होती, क्या हो रहा है, वो तो सब आप लोगों को पता है। अनुच्छेद 243 K, पंचायतों का निर्वाचन की प्रक्रिया। तो पंचायतों की निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरह से निर्वाचन होगा उनका, तो इस तरह की जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 K में दिया गया है। अनुच्छेद 243 L, संघ क्षेत्र और राज्य के वे क्षेत्र जहां पंचायती राज लागू होंगे उनकी चर्चा। जिस मतलब संघ क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट में जो भी क्षेत्र हैं जहां पर पंचायती राज लागू होंगे उनकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 243 L में। अगला है हमारा अनुच्छेद 243 M, जिसमें संघ क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, राज्य के यानी स्टेट के कुछ ऐसी क्षेत्र जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो सकती उनकी चर्चा। कहां कहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो सकती उनकी चर्चा है अनुच्छेद 243 M, और जहां जहां हो सकती है वहां है अनुच्छेद 243 L। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 N। 243 N में बोला गया है कुछ ऐसे मामले जिनमें पंचायत को निरस्त नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें पंचायत को निरस्त नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सकता, लेकिन वैसे पंचायत को निरस्त किया भी जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता तो अनुच्छेद 243 N में। और अनुच्छेद 243 O में बोला गया है पंचायत के निर्वाचन में कोई विवाद हो तो उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी जो पंचायत के निर्वाचन, जब भी इनमें निर्वाचन होता है तो उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसका जो भी विवाद होगा वो जो है निर्वाचन आयोग द्वारा सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है भाग 9B और अनुच्छेद P से ZG तक इसका विवरण है। और फ्रेंड्स इस भाग 9B जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है। ये जो भाग 9B है ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 243P इसका पहला अनुच्छेद है, नगर पालिका की परिभाषा दी गई है इसमें। अनुच्छेद 243Q, नगर पालिका का गठन की चर्चा। और वहीं बात करें अनुच्छेद 243R, नगर पालिका की संरचना का वर्णन। अनुच्छेद 243S, वार्ड समिति और अन्य निकाय व गठन संरचना का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 243S में। और अगला है अनुच्छेद 243T, आरक्षण का प्रावधान होना। तो इसमें आरक्षण जो मिलता है वो अनुच्छेद 243T के तहत मिलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243U, नगर पालिका की कार्य अवधि की चर्चा। और अनुच्छेद 243B, नगर पालिका के सदस्यों की अयोग्यता।
सेम जैसा पंचायत के लिए था वैसे ही यहाँ पे नगर पालिका के लिए है। पंचायत एक गांव लेवल की होती है और नगर पालिका जो होती है वो एक शहर लेवल की होती है। और सेम वही शक्तियाँ, वही जो है एलिजिबिलिटी, अवधि, चर्चा जो भी कुछ है। अनुच्छेद 243 डब्लू नगर पालिका की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व तथा प्राधिकरण की चर्चा। अगला है अनुच्छेद 243 एक्स नगर पालिका द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्तियाँ। और अनुच्छेद 243 बाई नगर पालिका के लिए वित्त आयोग का गठन, वहाँ पे भी जो है पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 जेड नगर पालिका के लेखाओं की समीक्षा या जांच करना, इनकी जांच एजेंसियां बिठाना, ये सब जो है अनुच्छेद 243 जेड में है। और अनुच्छेद 243 जेड ए नगर पालिका के निर्वाचन विधि, यानी जेड के बाद फिर अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए दोबारा से ए स्टार्ट कर दिया तो जेड ए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 जेड बी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र वे जहां पर नगर प्रशासन लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 सी जेड सी कुछ वैसे क्षेत्र जहां पर नगर प्रशासन लागू नहीं हो सकती। अगला है अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 जेड ई जिसमें महानगरीय योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 243 जेड एफ मौजूदा कानून और नगर पालिका की निरंतरता। अनुच्छेद 243 जेड जी नगर पालिका के चुनावी मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेम वहाँ पर भी ऐसे ही प्रावधान थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है संविधान में भाग 9 91वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया, जिसमें सरकारी समिति की चर्चा की गई है। और ये अनुच्छेद 244 में इसका विवरण है। बात करते हैं अनुच्छेद 244 5वीं अनुसूची के प्रावधान। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये जो राज्य हैं असम और मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा, तो ये 4 राज्य जो हैं ये आप लोग याद कर लीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। और बात करें भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति से संबंधित है, और इस भाग में केवल 244 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा अनुच्छेद 10 ख़त्म होता है। और वहीं बात करें भाग 10 ख़त्म हुआ। बात करते हैं भाग 11, जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 अनुच्छेद दिए गए हैं और चर्चा की गई है केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों की। और पहला अनुच्छेद है इसका अनुच्छेद 245, संसद देश के लिए कानून बनाएगा तथा विधानमंडल राज्यों के लिए कानून बनाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। वैसे ही प्रत्येक राज्य में 2 सदन होते हैं, प्रत्येक राज्य में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधानमंडल। यहाँ पे संसद बोला जाता है और राज्य में विधान परिषद बोला जाता है। और 2 यूटी हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पर भी 2 सदन हैं। और फ्रेंड्स, हर राज्य में 2 सदन नहीं है, यानी कि 6 मात्र ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो 2 सदन मौजूद हैं, और हर राज्य में एक ही सदन है, यानी कि विधानसभा। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले 7 राज्य थे, 2019 से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वजह से यहाँ पे 6 राज्य रह गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 246 सूचियों का वर्णन, यानी कि 3 प्रकार की सूची हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो उनका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 246 में। नेक्स्ट है
संघ सूची जिसमें पहले 97 विषय थे 97, और वर्तमान में करंट में जो है 100 टॉपिक्स हैं इसमें। इस पर कानून केंद्र बनाती है। जिस टॉपिक्स पर कानून यानी केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए उसको बोलते हैं संघ सूची के विषय। और राज्य सूची स्टेट लिस्ट जिसमें पहले 66 यानी 66 विषय थे और वर्तमान में 61 यानी 61 टॉपिक्स रह गए हैं, जिन पर सामान्यतः राज्य जो है वो कानून बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, यहाँ पे राज्य ही इन टॉपिक्स पर कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची जो है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। इस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों ही राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यहाँ पे कानून बनाते हैं 52 टॉपिक्स पर। और फ्रेंड्स, जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में डाले गए, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि माना समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची के विषय पर राज्य ने भी कानून बनाया और संघ ने भी। तो जो संघ ने बनाया है वो सभी राज्यों में मान्य होगा और राज्य वाला मान्य नहीं होगा। यानी प्रेफरेंस हमेशा संघ जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई पॉलिसी है उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 246 ए जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नोट अनुच्छेद 246 ए को 101वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 247 अतिरिक्त न्यायालय की चर्चा, और अनुच्छेद 248 जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होंगी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, तो यानी केंद्र सरकार में, और अगर केंद्र सरकार वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है तो राष्ट्रपति में। अगला है अनुच्छेद 249 बिना आपातकाल के राज्यसभा 2/3 यानी 2/3 बहुमत से राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है, जो 1 साल तक प्रभावी रूप में रह सकता है। अगर बिना आपातकाल के राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची पर विषय बनाता है, कानून बनाता है, तो वो 1 साल तक ही प्रभावी यानी 1 साल तक ही चलेगा। इस बात का विवरण जो है वो अनुच्छेद 249 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 250 जब आपातकाल लगा हो तो संसद का कोई भी सदस्य राज्य सूची विषय पर कानून बना सकता है। जब यानी यहाँ पे आपातकालीन की बात की गई है, इमरजेंसी जो सिचुएशन में राज्य यानी स्टेट लिस्ट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है और राज्य को वो स्वीकार करना होगा। यह कानून तब तक प्रभावी होगा जब तक आपातकाल लगा रहे। इमरजेंसी जब तक एक्टिव रहेगी तब तक ये कानून चलता रहेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 251। अनुच्छेद 251 में अनुच्छेद 249 यानी 249 और 250 के विरुद्ध जाकर संसद के खिलाफ राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। यानी यहाँ पर माना राज्य के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी बना दी और राज्य सरकार उसको अपना रहा है, और वहीं राज्य के अंदर विधानमंडल जो होती है वो कोई भी कानून नहीं बना सकती है या फिर संसद के खिलाफ नहीं जा सकती। नेक्स्ट है अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संसद से अनुरोध कर राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की अनुरोध कर सकती है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल जो है मिलकर संसद से अनुरोध कर राज्य सूची पर विषय कानून बनाने की अनुरोध कर सकती है, अगर कोई भी विधानमंडल खुद से ना बनाना चाहे तो। अगला है अनुच्छेद 253 संधि अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया गया है, माना कि राज्य को अधिकार है राज्य सूची पर विषय बनाने के,
सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन माना कोई एग्रीमेंट है, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, या फिर कोई ट्रीटी साइन करनी है, या फिर कोई भी सम्मेलन होना है, तो वो उस चीज़ पर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी राज्य के क्षेत्र के मतलब क्षेत्र पर या पूरे हिस्से पर भी कानून बनाने का अधिकार है। इस पर जो राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट उनका विरोध नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारा भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 जो चल रहा है, जिसमें अनुच्छेद 254 पे बात करते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही प्रभावी होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार पूछा भी गया था कि अगर समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों ने कानून बनाया तो कौन सा कानून पास किया जाएगा या फिर कौन सा एक्टिव होगा, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने पहले भी आपको बता दिया था। अनुच्छेद 255 255 कोई भी राज्य का विधानमंडल यदि राष्ट्रपति से पूछकर कानून बनाया तो संसद मना नहीं कर सकती। हाँ, ये भी बात सही है कि कोई भी राज्य का विधानमंडल यदि राष्ट्रपति से पूछकर कानून बनाया तो संसद मना नहीं कर सकती, और उस राज्य का कानून जो है प्रभावी होगा। अनुच्छेद 256 यह प्रावधान है कि राज्यों को कुछ मामलों में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित रूप से करना ही होगा। अगला है अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 में यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने में असफल रहती है या उसे प्रभावी रूप से लागू कराने में असफल रहता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कराने का अधिकार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि आपातकालीन इमरजेंसी घोषित कर सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में संघ राज्य को शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद 258 ए संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कार्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है शर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है वो लोग ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 259 राज्य के शस्त्र बल की चर्चा, परंतु राज्य में शस्त्र बल की चर्चा थी, परंतु 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार, यानी कि भारत के जो बाहर के क्षेत्र हैं उन पर जो भी क्षेत्राधिकार है उसका जो चर्चा है अनुच्छेद 260 में दी गई है। अनुच्छेद 261 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरी मान्यता दी जाएगी। अनुच्छेद 62 कहता है 262 नदी विवाद से संबंधित प्रावधान, भारत के किसी भी राज्यों के बीच अगर कोई भी नदी संबंधित विवाद होगा तो उसका जो प्रावधान है उसका किस तरह से सलूशन होगा, क्या मापदंड है, तो अनुच्छेद 262 में उसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 263 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, तो यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 के तहत होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो भाग 11 था वो कंप्लीट हो गया है। और बात करते हैं भाग 12 यानी 12
जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमा का विवरण, जिसमें अनुच्छेद 264 से 300 ए तक शामिल हैं। ये भाग काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अनुच्छेद 264, जिसमें निर्वाचन अर्थात व्याख्या, इसमें निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो चर्चा नहीं है यहाँ पे, वो अलग है, ये अलग है। निर्वाचन तथा व्याख्या इसमें दी गई है। और अनुच्छेद 265 कर लागू के लिए कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 266 संचित निधि, यानी कि राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल ये लोग जो हैं संचित निधि से अपनी सैलरी लेते हैं, तो वो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। तो फ्रेंड्स, आकस्मिक निधि जो है वो अनुच्छेद 267 में इसका प्रावधान है। और आकस्मिक निधि का मतलब हुआ कि अचानक से सडनली पैसे की ज़रूरत पड़ेगी देश को। आप लोग जानते होंगे कि एक भी पैसा अगर निकलता है, सरकार लेती है देश के विकास के लिए, तो उससे पहले संसद में एक प्रस्ताव पेश करके पैसा निकाला जाता है। लेकिन अचानक से ज़रूरत पड़ती है, आकस्मिक निधि निकालने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये जो शक्ति होती है वो हमारे राष्ट्रपति जी के पास होती है, आकस्मिक निधि निकालने की शक्ति। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और अनुच्छेद 267 में, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 268, शुल्क संघ द्वारा लगाया जाएगा तथा राज्य द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाएगा। शुल्क जो भी होगा टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाएगा और स्टेट इसको कलेक्शन करेगा और इधर उधर बांटेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 268 में इसका विवरण है। अनुच्छेद 268 ए, सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाएगा परंतु केंद्र और राज्य द्वारा एकत्रित विनियोजित किया जाएगा। सेवा कर यानी शुल्क जो है वो संघ द्वारा और सेवा जो है वो भी संघ द्वारा ही लगाया जाएगा, और लेकिन इनका जो एकत्रित और विनियोजित है वो दोनों के द्वारा किया जाएगा। यही यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है। अनुच्छेद 269 269, कुछ ऐसे कर जो संघ द्वारा लगाए जाएंगे और एकत्रित कर राज्य को सौंपा जाएगा। और वहीं बात करें अनुच्छेद 269 यानी 269 ए, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का विवरण, जो कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर कमांड रखती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 270 270, संघ और राज्य के बीच लगाए और वितरित किए जाने वाले कर का विवरण जो है वो अनुच्छेद 270 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 271, संघ के उद्देश्यों के लिए कुछ करों पर अधिभार का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 271 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 272, कुछ ऐसे कर जो संघ द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं तथा केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा होता है। अनुच्छेद 273 बोलता है जूट और जूट उत्पाद पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान का प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 274 274, जिसमें बोला गया है ऐसे कराधान यानी ऐसे टैक्सेस जो को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, जिसमें राज्य रुचि रखते हैं। कोई भी कराधान के लिए सबसे पहले विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा या फिर उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 275, संघ की ओर से कुछ राज्यों को अनुदान प्रावधान है। अनुच्छेद 276, व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर का प्रावधान। तो इन सब पर जो है सभी संबंधित हैं बिजनेस से ही, इन सभी पे जो कर का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 276 में दिया गया है। बचत का प्रावधान, सेविंग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 277 में। अनुच्छेद 278 कहता है कुछ वित्तीय मामले के संबंध में पहली अनुसूची के भाग बी के राज्यों के साथ समझौता का वर्णन दिया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना। अनुच्छेद 279 ए वस्तु व सेवा कर जीएसटी परिषद का गठन जो है वो अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया है। अनुच्छेद 280 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछते हैं। वित्त आयोग का गठन तो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग को सिफारिश का प्रावधान। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से चुकाए जाने वाले व्यय का वर्णन अनुच्छेद 282 के तहत किया जाता है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 283 समेकित निधियों, आकस्मिक निधियों, सार्वजनिक खातों में जमा धन की अवरेक्षा आदि के विषय पर बताता है। और इस सब की जो पावर है, शक्ति है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ता की जमा राशियों और अन्य धन की अवरेक्षा के लिए विषय में बताता है। लोक सेवका यानी जो भी यूपीएससी के अधिकारी और न्यायालयों द्वारा प्राप्त जो भी वादकर्ता यानी जो जमा राशि होती है, तो उस धन की जो अवरेक्षा होगी उससे संबंधित जो भी विषय होंगे वो अनुच्छेद 284 में प्रावधान है। अनुच्छेद 285 राज्य कराधान से संघ की संपत्ति की छूट के बारे में बताता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 286 समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए कानून तभी प्रभावी होंगे जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होगी। यानी समुदाय के जीवन यानी हमारे जीवन से संबंधित जो भी वस्तुओं पर अगर कोई भी राज्य सरकार कर लगाती है, वो तब तक कर एक्टिव नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देता। तो ये अनुच्छेद 286 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 287 बिजली पर करों से छूट के बारे में बताता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 288 कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट के बारे में बताता है। बिजली पर भी बताने वाला, बिजली पर करों की छूट के बारे में 287 और पानी और बिजली दोनों से संबंधित हो तो 288। नेक्स्ट है अनुच्छेद 289 जिसमें संघ करों पर राज्य की संपत्ति और आय की छूट के बारे में बताता है। अनुच्छेद 290 कुछ खर्चों और पेंशनों के संबंध में समायोजन का उल्लेख करता है। वहीं नेक्स्ट है अनुच्छेद 291 शासकों के प्रिवी पर्स राशि से संबंधित था, जिसे संविधान द्वारा 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में निरस्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, एक ये अनुच्छेद 291 जिसे निरस्त किया गया 26वें संविधान संशोधन 1971 में, ये भी आप लोग नोट डाउन करते चलिए। जो भी अनुच्छेद निरस्त होते हैं, जो भी हम यहाँ पे बताएंगे, वो आप लोग ज़रूर याद करें और नोट करें। अनुच्छेद 292 केंद्र सरकार द्वारा उधार लेना शामिल है। जितना भी केंद्र सरकार फॉरेन या फिर कहीं से भी उधार लेती है, लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर कोई भी बैंक हो गया, कहीं से भी, तो अनुच्छेद 292 में इसका लेखा जोखा शामिल है। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना शामिल है। तो राज्यों द्वारा जो भी उधार लिया जाता है, लोन लिया जाता है, तो वो 293 में। अनुच्छेद 294 कुछ मामलों में संपत्ति, अधिकार या जिम्मेदारी का अधिकार का प्रावधान। अनुच्छेद 295 कुछ विशेष मामले में संपत्ति, अधिकार या जिम्मेदारी का जो अधिकार है, वो उस चीज़ का प्रावधान अनुच्छेद 295 में दिया गया है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 296 जिसमें राजद्रोह या वास्तविक रिक्तता के रूप में अर्जित संपत्ति का वर्णन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है राजद्रोह और
एक आती है यहाँ पे राजद्रोह और विद्रोह करने की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्दावली है। इससे संबंधित क्वेश्चन बना था अभी यूपीएससी सीडीएस के एग्ज़ाम में कि राजद्रोह और विद्रोह में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 297, क्षेत्रीय जलाशय या महाद्वीप क्षेत्रों में मौजूद संसाधन या संपत्ति पर केंद्र का अधिकार होगा। तो ये अनुच्छेद 297 कहता है। अनुच्छेद 298, व्यापार और अन्य व्यवसाय को जारी रखने का प्रावधान। तो ये अनुच्छेद 298। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है राजद्रोह और दूसरा था देशद्रोह। तो यहाँ पे ये दो शब्द थे जिनका अलग अलग सब मीनिंग बताना था। तो आप लोग इनको सर्च करें और इनसे अच्छे से इनका डिफरेंस जानें, राजद्रोह और यहाँ पे देशद्रोह। नेक्स्ट है अनुच्छेद 299, संविदा का वर्णन। तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे से इस शब्द से वाकिफ़ होंगे, संविदा, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोई भी प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी राज्य में हो, तो अभी संविदा से ज्वाइनिंग हो रही है। अगर व्यक्ति 9% में काम करता है और कंटिन्यू अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफ़िल करता है तब उसको परमानेंट किया जाता है, वरना उसको निकाल दिया जाता है। अनुच्छेद 300, मुकदमा और कार्रवाई। वो अनुच्छेद 300 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 300A, संपत्ति का अधिकार का वर्णन। तो फ्रेंड्स हमारे मूल संविधान में जो थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 300A में अब इसका प्रावधान है और ये अब एक कानूनी अधिकार बन गया है, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर कानून के अधिकार में डाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है अनुच्छेद 300A 44वां संशोधन कब हुआ और इसमें किस चीज़ का वर्णन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। वही नेक्स्ट है हमारा संविधान के भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य की चर्चा है, जो अनुच्छेद 301 से 307 में वर्णित है। तो फ्रेंड्स अब तक हमने भाग 12 तक कवर कर लिया है और इससे संबंधित हमने 5 क्लास अपलोड कर दी हैं। और अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग संविधान बाय सत्येंद्र सर, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी होगी, 5 क्लासेस चली हैं ऑलरेडी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बात करते हैं अनुच्छेद 301, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। किसी भी राज्य क्षेत्र, पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ और वहाँ पर अपना व्यापार करो, कोई भी रोज़गार करो, कोई भी आजीविका चलाओ, तो आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 302, कुछ व्यापार संचालन पर संसद रोक लगा सकती है। यानी कुछ ऐसे लिस्टेड बिजनेस हैं जिस पर संसद रोक लगा भी सकती है और उनकी अगर जो भी टर्म एंड कंडीशंस फुलफ़िल करते हो तो नहीं भी लगा सकती है। कुछ अनुच्छेद 303, व्यापार और वाणिज्य के मामले में संसद पर सुप्रीम कोर्ट और राज्य विधानमंडल पर हाई कोर्ट नियंत्रण रखेगी। इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि वाणिज्य और व्यापार, बिजनेस और पैसे के मामले में संसद पर, जो हमारी संसद है उस पर सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट और स्टेट लेवल पर विधानमंडल पर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट जो है वो नियंत्रण रखेगी, कंट्रोल स्थापित करेगी। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 304, यदि किसी राज्य में किसी वस्तु के व्यापार पर प्रतिबंध है तो उसका व्यापार करना अपराध माना जाएगा। हाँ, जैसा कि अभी बिहार में जो है बीड़ी, तंबाकू जो भी है वहाँ पे शराब की प्रतिबंधित है, लेकिन वहाँ पर फिर भी बिकता है तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पर हम सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। तो अनुच्छेद 304। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 305, राज्य के एकाधिकार के लिए पहले से बने कानूनों को बचाता है। ऐसा तभी तक कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति
इसके विपरीत या पहले से बने कानून के विपरीत कुछ आदेश नहीं दे देते। तो ये अनुच्छेद 305 में इसका विवरण है। और वहीं बात करें, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 306 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है। अब तक हमने इसमें 3 अनुच्छेद बताए हैं और ये तीसरा है। जो भी अनुच्छेद निरस्त किया गया है उसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन करते चलिए। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 3 में 303 और 304 के सही से संचालन के लिए अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो इस चीज़ का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 307 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद संविधान के भाग 14 में संघ, यानी कि भाग 13 हमारा ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं भाग 14, जिसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं का उल्लेख जो अनुच्छेद 308 से 323 में वर्णित है। बात करते हैं अनुच्छेद 308 निर्वचन या व्याख्या, और अनुच्छेद 309 संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों का प्रावधान। अगला है अनुच्छेद 310 संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की कार्य अवधि। तो इनकी 2 टाइप से कार्य अवधि हो सकती है, या तो एज के हिसाब से या फिर ईयर के हिसाब से। वो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 311 नागरिक क्षमताओं में भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को पद से हटाने या पद घटाने के बारे में वर्णन करता है। ये अनुच्छेद 311 में इस चीज़ का प्रावधान है। अगला है अनुच्छेद 312 जिसमें संघ और राज्यों के लिए एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं का वर्णन है, जिसे बोलते हैं यूपीएससी। तो इसका वर्णन है 312 में। अगला है अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन प्रावधानों का वर्णन, अनुच्छेद 313। अनुच्छेद 314 लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिनिधि कुछ सेवाओं के मौजूदा अधिकारियों के संरक्षण के लिए प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोक सेवा आयोग। फ्रेंड्स, यही लोक सेवा आयोग जो है इसको बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका जो आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 315 में होता है। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल ग्रहण करने की आयु का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 316 में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अभी करंट में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, जो अभी हाल ही में नए नियुक्त किए गए हैं। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाने का प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिया गया है। अनुच्छेद 318 कहता है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध। और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 321 में निहित है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों को व्यय जो खर्चे हैं वो अनुच्छेद 322 में इसका विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 323 संघ लोक सेवा आयोग के प्रशासनिक प्राधिकरण जो हैं वो अनुच्छेद 323 में दिए गए हैं। भाग 14 अनुच्छेद 323 ए संघ लोक सेवा आयोग के कुछ अन्य विषय पर अधिकरण वो अनुच्छेद जो है 323 में दिया गया है, और ये भाग ए बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं भाग 13 और 14 हमने देख लिया है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा है,
जो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। यानी कि क्वेश्चन बनता है भारतीय निर्वाचन आयोग की चर्चा किस संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 बोल देंगे। और बात करें भाई अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 324 बात करते हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन होता है इसमें। और अनुच्छेद 325 कहता है किसी भी व्यक्ति को धर्म, वर्ग, जाति, लिंग इनमें से किसी भी आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं कहा जा सकता। तो ये अनुच्छेद 324 काफ़ी इम्पोर्टेंट, 325 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वहीं बात करें अनुच्छेद 326, एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनावों के आधार के रूप में परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 326। और वहीं बात करें अनुच्छेद 327, विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 327 में दी गई है। अनुच्छेद 328, किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति का वर्णन, किसी भी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 328 में दी गई है। अनुच्छेद 329, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर निषेध होना। यानी जो भी निर्वाचन संबंधी मामले होंगे उन पर न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, बिल्कुल मना है। किसका हस्तक्षेप होगा? निर्वाचन मामले कौन देखेगा? तो ये अगर विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा का है तो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग देखेगा। और अगर स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जो भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निर्वाचन है, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग देखेगा, लेकिन न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC और ST के सदस्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अनुच्छेद 331, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन अब ये ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 332, राज्य की विधान सभाओं में SC ST वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 332 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि राज्य की विधानसभाओं में SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 333, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए राज्य के विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 333 और 332 जो है वो SC ST वर्ग के लिए है। वहीं नेक्स्ट है अनुच्छेद 334, इसमें संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। तो जो हर 10 साल बाद जो 10 वर्ष के लिए आरक्षण रिजर्वेशन जो है बढ़ता है वो अनुच्छेद 334 के तहत बढ़ता है। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर कभी भी क्वेश्चन डिटेल्स में बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 335, संघ या राज्य के मामलों में संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 335 में दिया गया है। और वहीं बात करें अनुच्छेद 336, 336, कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है, वो अनुच्छेद 336 में विशेष प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 337, आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान। एजुकेशन से संबंधित भी इनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं। और वहीं बात करें अनुच्छेद 338,
SC/ST और SC/ST के सभी सुरक्षा उपाय की निगरानी के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 339। राष्ट्रपति किसी भी समय और इस संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की समाप्ति पर राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। तो जो रिपोर्ट के लिए आयोग की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 339 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वही नेक्स्ट है अनुच्छेद 340। सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख अनुच्छेद 340 में दिया गया है और जो आयोग बनाता है वो है राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 341। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित उपबंध जो दिए गए हैं वो 341 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 342 कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों आदि को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त किया गया है। राष्ट्रपति ये निर्धारित करता है कौन सी जाति और जनजाति अनुसूचित श्रेणी में डाली जाएगी, जो कि अनुच्छेद 342 में इसका प्रावधान दिया गया है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है जो अनुच्छेद 343 से 351 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 343 कहता है राज्य संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी और सहायक भाषा अंग्रेजी होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 344। राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी अभी तक कोई भी जो राष्ट्रीय भाषा है वो अभी तक कोई भी निर्धारित नहीं की गई है और प्रत्येक राज्य की राजभाषा का अगर उल्लेख है तो वो अनुच्छेद 343 के तहत कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अपनी राजभाषा अपना सकता है। अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 346 पत्राचार की भाषा का उल्लेख किया गया है, यानी पत्रों में किस तरह की भाषा होगी और जैसे न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, वहाँ पे किस तरह की भाषा का वर्णन किया गया है, वहाँ पे किस तरह की भाषा उपयोग में ली जाएगी, इस तरह का जो है उल्लेख अनुच्छेद 346 में दिया गया है। अनुच्छेद 347 राज्य की जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति राज्य भाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर राज्य की जो जनसंख्या है अगर वो मांग करती है तो ये कंडीशन दी गई है और राज्य भाषा में भी परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 347 के तहत। वही बात करें अनुच्छेद 348 जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा का उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होगी उसमें कौन सी राजभाषा का यूज होगा, वो अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 349 राजभाषा में परिवर्तन संसद द्वारा 2/3 बहुमत के साथ किया जा सकता है। अनुच्छेद 350 लिखित शिकायत की राजभाषा पर उल्लेख। नेक्स्ट है अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। ये जो है अनुच्छेद 350 ए में इसका विवरण है, यानी हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो हमारी हिंदी भाषा यानी मातृभाषा में दी जाएगी। अनुच्छेद 350 बी भाषा विकास में अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष महत्व का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो भी हिंदी भाषा का विकास होगा वो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार के लिए इस पर कोई भी जोर दबाव नहीं है, राज्य सरकार कोई भी भाषा अपना सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा भाग 17 जो है वो ख़त्म होता है। अब भाग 18 यहाँ पे स्टार्ट होगा जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 अनुच्छेदों का विवरण है और इसमें आपात उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 352, 356 और 360 ये अनुच्छेद आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए हम डिटेल्स में देखते हैं।
अनुच्छेद 352, यदि देश पर कोई आक्रमण होता है या देश युद्ध में संलग्न हो, फिर देश के अंदर शस्त्र विद्रोह हो जाए तो ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और वहीं बात करें, अभी तक जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है भारत के अंदर, वो अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये जो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, कब कब लगा है और उस समय राष्ट्रपति कौन था और प्रधानमंत्री कौन था और इनका कारण क्या था, ये आप लोग अपना होमवर्क में कीजिए और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अनुच्छेद 353, राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद उसके प्रभाव का वर्णन। और वहीं अनुच्छेद 354, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर राजस्व वितरण से संबंधित प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 355, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 355 संघ को जिम्मेदारी देता है कि राज्यों की बाहरी आक्रमण और अशांति से इसकी रक्षा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 356, यदि राज्य में संवैधानिक रूप से शासन व्यवस्था भंग होता है तो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और सबसे पहली बार भारत में जो है राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब द्वारा लगाया गया था। और वहीं बात करें, सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो है हमारा मणिपुर राज्य। अनुच्छेद 357, यदि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उसके प्रभाव का वर्णन, यानी राष्ट्रपति शासन जैसे ही लगेगा उसके प्रभाव दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि आप लोग जानते होंगे मणिपुर जो है हमारा पूर्वोत्तर राज्य, जिसकी राजधानी इम्फाल है, वहाँ पर अभी भी हालात कुछ सही नहीं लग रहे हैं, स्थिति बिगड़ी हुई है और शासन व्यवस्था भी वहाँ पर ऐसे ही डगमगाई हुई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 358, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों को निलंबित कर देना। अनुच्छेद 359, आपातकालीन स्थिति में भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को परिवर्तित और निलंबित करने का प्रावधान अनुच्छेद 359 में दिया गया है। नेक्स्ट है, देश में किसी भी आपातकाल की घोषणा हो परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये खासकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है और कहा गया है जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा हो तो उस स्थिति में देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। और वहीं बात करें, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में कई बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। वित्तीय आपातकाल जब देश संकट में हो तब लगता है और जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनकी सैलरी या तो पूरी काट ली जाती है या फिर कुछ % तक काट ली जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 19 में प्रकीर्णन का उल्लेख है जो अनुच्छेद 361 से 367 में वर्णित है। तो अब बात करते हैं हम अनुच्छेद के भाग 19 की। अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति, राज्यपालों और राष्ट्र प्रमुखों का संरक्षण का प्रावधान। और अनुच्छेद 361A, जिसमें बताया गया है संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के प्रकाशन में संरक्षण। अनुच्छेद 361B, लाभकारी राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता का प्रावधान। और वहीं बात करें अनुच्छेद 362, जिसमें भारत के राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेष अधिकारों की चर्चा। जो हमारे भारत के जो राज्यों के शासक हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके जो है कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, तो वो अनुच्छेद 362 में हैं। अनुच्छेद 363, कुछ ऐसे संधि और समझौते के विवाद जिस पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध होना। हाँ, कुछ ऐसे संधि, एग्रीमेंट, ट्रीटी साइन हो रखी हैं जिन पर हमारी जो न्यायालय है उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, साफ मना है। अनुच्छेद 364 364, प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डे के संबंध में विशेष उपबंध।
जो हमारे बंदरगाह हैं और एयरपोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, तो उन पे जो विशेष उपबंध दिए गए हैं वो अनुच्छेद 364 के तहत दिए गए हैं। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने और उन्हें प्रभावी बनाने में विफलता का विवरण दिया गया है अनुच्छेद 365 में। अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं दी गई हैं किसकी? प्रकीर्णन की। और अनुच्छेद 367 में व्याख्या की गई है। तो फ्रेंड्स, हमारा भाग 19 यहीं पे एंड होता है और अब आता है हमारा भाग 20, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भाग ना हो तो शायद संविधान को जो है चलाना बहुत मुश्किल हो जाए। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख। इसमें जो है भाग 20 में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है 368, और ये जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हमारी साउथ अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भाग 21, जो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक इसका उल्लेख करता है। भाग 21 संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा है, जो अनुच्छेद 369 से 392 तक वर्णित है। अनुच्छेद 369 में संसद को कानून बनाने की अस्थायी शक्तियों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 370, तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 370 आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष उपबंध थे। और वहीं बात करें, इसको साल 2019 में समाप्त कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग। लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी तो पहले ही जो श्रीनगर थी। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से संबंधित विशेष उपबंध या फिर विशेष प्रावधान। वहीं अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 बी असम राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान। और बात करें अनुच्छेद 371 डी, जिसमें अनुच्छेद 371 डी और ई आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम राज्य से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम राज्य से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 आई गोवा राज्य से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान। और अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान या फिर उपबंध। तो फ्रेंड्स, ये जो भी जितने भी कुछ विशेष प्रावधान राज्यों को मिले हुए हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं SC/ST जनजाति बिलोंग करती है, और फिर या फिर वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, या फिर इस तरह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जो कि सभी राज्यों को मतलब इक्वल किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 372 मौजूदा कानून के लागू रहने और उसका अनुकूलन में संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 373 कहता है, कुछ निश्चित मामले में निवारक हिरासत के तहत व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 374 संघीय न्यायालय के न्यायाधीश और संघीय न्यायालय में लंबित कार्रवाई के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 375 न्यायालय प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधान के अधीन कार्य करते रहना अनुच्छेद 375 कहता है। अनुच्छेद 376 है उच्च न्यायालय और न्यायाधीश के संबंध में उपबंध। जो उच्च न्यायालय और न्यायाधीश दोनों के बीच के जो संबंध हैं वो अनुच्छेद 376 में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 377 है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के संबंध में विशेष उपबंध। और अनुच्छेद 379 से 91 तक भाग 7
7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया, यानी 380, 381, यानी कि 379 से 391 तक सभी निरस्त कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है कि जितने भी अनुच्छेद निरस्त किए गए हैं वो अनुच्छेद सारे के सारे 1956 में निरस्त किए गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 392, कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ। संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 393 से 395 में वर्णित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 393 लघु शीर्षक का वर्णन, और अनुच्छेद 394 प्रारंभ का उल्लेख, अनुच्छेद 394 ए हिंदी भाषा के प्रमाणिक पठन। और वहीं बात करें अनुच्छेद 395 जो कि आखिरी लास्ट अनुच्छेद है हमारा, अनुच्छेद 395 निरसन। वैसे तो फ्रेंड्स हमारे अनुच्छेद 450 से अबव पहुंच गए हैं, और जो कि संविधान संशोधन के तहत नए अनुच्छेद बनाए गए हैं आवास आ करके, वो अनुच्छेद मिला के, और जो रियल में जो हमारे मूल संविधान के अनुच्छेद हैं वो आज भी 395 हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान से निरस्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान से निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 389, 390, 391 और 395। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आप सभी लाइक और शेयर करेंगे, सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।